मैं और हमारे हम्म। हमर मन के रिहिस पूरा मन बना के। और हमारे यहाँ बाबू के नाम एक तनिक मन नहीं सो लोन भी ले नाम से ना चिड़थे है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों, ये पोल्ट्री फार्म की पहले वीडियो है मेरे चैनल पर, जिसमें आप लोगों को मैं पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ी कुछ जानकारियाँ दूंगा, जो कि बेसिक जानकारियाँ हैं और लोगों को इस फार्म को शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये फार्म है, लोहे के स्ट्रक्चर से बना हुआ है। अभी फ़िलहाल ये वीडियो फर्स्ट वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको कुछ जानकारी पता चले। और इसके नेक्स्ट वीडियो में जब आप पाएंगे कि तो शुरू से जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, फाउंडेशन कॉस्ट है, ये सब के लिए अलग अलग वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक फार्म शुरू होने वाला है अभी। तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, इसके बारे में हम उस वीडियोज़ में बात करेंगे। पहले देखिए दोस्तों, ये फार्म जो है ये 110 फीट लंबाई का है और 30 फीट चौड़ाई का है। लोहे के स्ट्रक्चर से बनाया गया है दोस्तों, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं किया गया है। जितने ज़रूरतें हैं उतनी चीज़ें लगाई गई हैं। पाइप्स भी ज़्यादा हैवी लगाया नहीं गया है इनके फार्म में, मैंने देखा। तो कम बजट में एक फार्म कैसे तैयार होता है वो इस तरह से आप विज़िट कर के देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इनका 100 फीट का फार्म है। तो इसके जो लंबाई है उसको ये बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें कुछ इस तरह से फाउंडेशन का काम किया गया था पिछले वाले में। तो इसमें एक तरफ के जाली लगाया गया है ताकि इसे आगे बढ़ाया जा सके। लंबाई को और आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से इसमें एक तरफ जाली लगा दिया गया है, और ऊपर को इस टेम्प्रेरी तरीके से तिरपाल से ढक दिया गया था ताकि बाद में वो शेड आगे बढ़ाया जा सके। और कुछ इस तरह से 10-10 फीट का दीवार खड़ा किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ इस तरह से बीच बीच में गैप छोड़ा गया है, जिसमें कि जो पाइप का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया जाएगा। वो नीचे से कुछ इस तरह से कंक्रीटिंग करके ऊपर तक लाया जाएगा, तो उसकी मजबूती भी जो है बनी रहेगी। इसमें कोई भी बीम वगैरह नहीं दिया गया है नीचे पे। ये खेत के लेवल पे आप हैं, और ये कुछ 3 फीट हाइट में इसके ईंट की जुड़ाई की गई है। तो कुछ इतना ही उसका हाइट होगा दोस्तों। उसके बाद फिर इसमें फिलिंग का काम किया जाएगा मिट्टी का। इसमें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, लो कॉस्ट शेड बनाने के लिए इन्होंने मिट्टी का ही इस्तेमाल किया है। ईंटों की जुड़ाई के लिए खेत की मिट्टी का इस्तेमाल किया है। और ये शेड आप ऊपर से देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से दिख रहा है, जिसमें ऊपर में डीपीसी किया गया है, यानी कि ऊपर में कंक्रीटिंग की गई है 3 फीट हाइट में। और यहाँ पे तो फ़िलहाल मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्लास्टर किया जाएगा जब आखिरी में फार्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिलिंग का काम यहाँ पे होना है। इन ईंटों को दोस्तों यूज़ करने का ये मकसद है कि फार्म की मजबूती अच्छी रहती है, और साइड के जो पिलर हैं उन्हें भी अच्छी मजबूती मिलती है। बशर्ते आप, अगर आपका बजट है तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, गारा मिट्टी और ये सब का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे नमी जाने की संभावना बनी रहती है। लेकिन इनका जो पिछला फार्म है वो कुछ इस तरह से है, इसमें कोई समस्या ऐसी नहीं है। ये देखिए, अभी गर्मी का मौसम है तो बाहर में इस तरह से हरी वाली नेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पानी लगातार चल रहे हैं। और टंकी की बात करें तो इस तरह के हाइट वाली टंकी यूज़ की है, साइड में वेंटिलेशन है। और दोस्तों, जहाँ पे ये ऊपर में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जहाँ पे कैंची लगी हुई है, कैंची मतलब जो ऊपर में जो लोहा जिसमें ये खड़ा हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह का ये पाइप इस्तेमाल किया गया है, जो कि 2.5 से 3 इंची आप अपने बजट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये 3 इंची पाइप है, 4 इंची स्क्वायर पाइप भी आते हैं इसमें, आप यूज़ करना चाहेंगे तो। इसमें देखिए नीचे कंक्रीटिंग करने के लिए इसमें होल फांस भी लगाया गया है। और ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो कैंची है दोस्तों। जो कैंची जो बनती है वो 30 फीट चौड़ाई की बनती है, और जो ऊपर से जो एंगल आया हुआ है ये लगभग 2 फीट बाहर निकला हुआ है। ये देखिए, इस तरह से शेड के बाहर 2 फीट, उस तरह से ये टोटल कैंची की जो लंबाई है वो 30 फीट, और बाहर थोड़ा सा निकला रहता है। उसे आप अपने जो भी कंस्ट्रक्शन का जो काम करेंगे आपके फार्म में, उसके हिसाब से आप उन्हें बता सकते हैं कि जो इसका जो कैलकुलेशन है, बाहर 30 फीट ले रहे हैं या अंदर का जो वर्क एरिया है उसको 30 ले रहे हैं।
30 फीट की चौड़ाई ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका पिलर जो है साइड पिलर में कैलकुलेशन होके जो उसे कंक्रीटिंग किया जाएगा। अब इसमें दोस्तों ये है आपका जो खर्च है वो शेड का तो है ही, साथ में बेबी फीडर और ये ड्रिंकर और जो बड़े चिक्स के लिए जो ड्रिंकर है वो सब लगेंगे। तो कैंची के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं दोस्तों। एक कैंची जो ऊपर में लगी हुई है उसमें टोटल 6 ड्रिंकर इस्तेमाल किए जाते हैं 30 फीट की चौड़ाई में। और उसके बाद दोस्तों जितनी कैंचियाँ रहेंगी उतने आपको एक लाइन में 6 ड्रिंकर लगेंगे। और उसके बाद जो बीच की जगह है उसमें फीडर 6 के गिनती में लगेंगे। तो उस हिसाब से आप अपना बजट निकाल सकते हैं कितना ड्रिंकर कितना फीडर लगता है। वायरिंग का काम कराना होता है दोस्तों। उसके बाद पाइपलाइन के लिए आपको एक सेंटर में आप पाइपलाइन बिछवा सकते हैं जिसे दोनों ओर फैलाया जा सके। वायरिंग का काम कराना होता है ताकि आप ब्रूडिंग के समय हेलोजन वगैरह जला सकें, उसको आप अपने हिसाब से करा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सीलिंग फ़ैन का यूज़ किया है। आप चाहें तो नीचे वाले जो बड़े फ़ैन आते हैं वो उसे यूज़ कर सकते हैं। उसका जो एरिया है बहुत अच्छा कवर करता है वो, क्योंकि बड़ा पंखा होता है, काफ़ी कम बिजली खपत के साथ वो बहुत एरिया में हवा फेंकता है। फार्म में दोस्तों ये कुछ और बहुत सारे खर्च हैं जिसे आप लिख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फार्म शुरू करने से पहले बिल्कुल आप कहीं न कहीं विज़िट करें तो उससे बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। लोगों से अलग अलग फार्मर से मिलोगे तो अलग अलग जानकारियाँ, जैसे कि इस फार्म में जब मैं आया था तो इन्होंने बताया कि लो कॉस्ट बजट शेड में हमने बनाया है और हमारे पास पैसे भी नहीं थे, छोटे फार्मर हैं, तो इन्होंने क्या क्या दिक्कतों का सामना किया ये सब इन्होंने बताया। अभी भी इनके यहाँ पे गर्मी के दिनों के लिए फॉगर नहीं लगा है अंदर में, तो उसे ये कैसे मैनेज करते हैं उसको इन्होंने बताया है। बर्ड्स को कम लाते हैं गर्मी के समय में, और इनके यहाँ लेबर भी नहीं है, ये पूरी फैमिली इनकी खुद ही काम करती है। तो इस हिसाब से ये अपना सभी काम एक दूसरे में परिवार में बांट कर करते हैं, तो इन्हें लेबर का जो कॉस्ट है वो बच जाता है। तो 3000 बर्ड्स के शेड में इनका एक परिवार अच्छे तरीके से भरण पोषण कर पा रहा है। इन्हें और दूसरे जगह काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अपने ही घर से लगे हुए एक फार्म बनाया है इन्होंने। अब दोस्तों बिजली कनेक्शन की बात करते हैं। बिजली कनेक्शन दोस्तों आपके पास होना चाहिए 3 फेस कमर्शियल कनेक्शन, जो कि खेतों पे तो उपलब्ध नहीं होता है। आपको उस एरिया को चॉइस करना है। आप ऐसा प्लॉट का चुनाव करें जो कि गांव से एरिया से थोड़ा दूर हो, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर ऐसे दूरी पर आपका जो प्लॉट है वो हो। अब उस प्लॉट में आपको दोस्तों बिजली की व्यवस्था करनी है। बिजली की व्यवस्था ऐसी है कि कमर्शियल कनेक्शन मिलती है एग्रीकल्चर बेसिस पे, तो उसे आपको अपने खर्चे पर वहाँ तक पहुँचाना होगा किसी भी तरह से। जितना नज़दीक आपका जो पहले से बिछा हुआ वाला बिजली कनेक्शन का लाइन होगा उतना आपको कम खर्चा आएगा उसमें बिजली कनेक्शन खिंचवाने में। और दोस्तों दूसरी है वो है बोरवेल, यानी कि 24 घंटे पानी की सुविधा वहाँ पे हो और पानी का लेवल अच्छा हो, ऐसा होना चाहिए आपका फार्म। गांव बस्ती से अगर दूर है तो फिर बहुत अच्छा है दोस्तों, वहाँ पे आपको बदबू की भी समस्या गांव वालों को भी नहीं सफ़र करनी होगी। तो इस तरह से कुछ जानकारियाँ हैं इसमें। बिजली कनेक्शन तो हो गया, बोरवेल अच्छा होना चाहिए। बिजली कनेक्शन आने के बाद भी अगर हमेशा बिजली उपलब्ध नहीं है तो भी आपको खासी समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जनरेटर का व्यवस्था करना पड़ेगा, या तो इन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टर का लेकिन कैपेसिटी थोड़ा कम रहता है, तो उसके हिसाब से आप ब्रूडिंग के समय में ये समय में आप जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना बिजली के दोस्तों ये फार्म तो चल पाना बहुत मुश्किल है। लोकेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि रोड रहे जिसमें आने जाने की सुविधा अच्छी रहे। सेट की कंस्ट्रक्शन के लिए दोस्तों आप एक फैब्रिकेशन वाले एक अच्छे जो कि कारीगर हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपको कुछ सलाह दे सकते हैं। और आजकल दोस्तों ऐसे लोगों को काम देना ज़्यादा उचित है जो कि पहले से ये काम कर चुके हैं, जो कि इस लाइन में काम कर चुके हैं, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो वायरिंग का काम किया हुआ है, वो इलेक्ट्रिशियन हो। ये देखिए इस तरह से शेड जब आप बनाते हैं तो आपको परफेक्शन होनी चाहिए दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ें ऊंच नीच में आपको फिर बाद में प्रॉब्लम करेंगी। इसके फाउंडेशन को लेकर बहुत लोगों को दिक्कत रहती है, तो आपको
प्लॉट को जब आप चयन करेंगे तो उसमें आपको कौन सी मिट्टी है, नीचे फाउंडेशन और मुरुम कितने फीट में है या कौन सा एरिया, उस पर आप डिपेंड करते हैं। तो उसके लिए आप सिविल वर्क वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मर की बात करें तो दोस्तों ये साल में 12 महीने इसकी फार्मिंग होती है और एक लॉट निकलने में लोग लगभग 45 दिन लगते हैं। तो बाकी के जो 10 दिन हैं और 45 दिन के बाद 10 दिन आपको फार्म को तैयार करने में लग जाते हैं। तो ऐसे तैसे साल में आप 6 से 7 लॉट निकाल सकते हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो मुर्गी के पीछे आपको एक चिक्स के पीछे कुछ कमीशन कंपनियां देती हैं। और प्राइवेट फार्मिंग करेंगे तो वो सभी चीज़ें आपको करनी होती हैं। ऐसे ऐसे कुछ स्कीम्स रहती हैं। हवा की वेंटिलेशन को लेकर बात करें तो दोस्तों ये प्रॉपर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसकी लंबाई होती है। लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं, लेकिन जो चौड़ाई है वो 30 से 32 फीट ही होनी चाहिए। और एक फार्म से दूसरे फार्म की दूरी दोस्तों लगभग 50 फीट होनी चाहिए। ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन मिनिमम उतना, क्योंकि वेंटिलेशन के लिए ये सब करना होता है। और ख़र्चा दोस्तों बहुत आता है, तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस काम में आप घुसने के बाद फिर उसमें इतना पैसा लग चुका होता है कि आपको उस पैसे को निकालना भी होता है। अभी दोस्तों हम करंट की बात करें तो 2022 में अभी अब 5वां महीना चल रहा है। तो अभी आप कंस्ट्रक्शन करने के बारे में सोचते हैं तो एक 5000 बर्ड्स के शेड में आपको दोस्तों लगभग 7 से 8 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। और उसमें जो बच्चों के मुर्गियों के बर्तन हैं वो सब चीज़ें अलग हैं। इसमें पाइपलाइन भी है और फिर वायरिंग भी है। प्लॉट में जो मिट्टी का फिलिंग का काम कराना है वो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके फार्म में दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पे बाजू में जगह को खोद दिया गया है ताकि उसी मिट्टी को फिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके, और उसे एक छोटा सा तालाब के रूप में बना दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। आगे और वीडियोस हैं इसमें, क्योंकि मैं खुद का फार्म शुरू कर रहा हूं, तो उसमें फाउंडेशन से लेकर हर जानकारी और आगे तक की जानकारी मैं आप लोगों को देते जाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।